किसी आम जंगल, पहाड़ या एडवेंचर की नहीं है। आज हम नक्शे के उस हिस्से पर उंगली रखने जा रहे हैं जिसे दुनिया भूल चुकी है, या शायद जिसे जानबूझकर भुला दिया गया है। हमारी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना मना होता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना तो आसान होता है, लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। आज की कहानी एक ऐसे ही टापू की है, एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में नाविक सिर्फ दबी आवाज में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उस टापू की हवाओं में, वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो इंसानों का स्वागत नहीं करता। पिछले 100 सालों में जिसने भी वहां कदम रखा, उसका सिर्फ नाम वापस आया, वो इंसान कभी नहीं लौटा। ये कहानी है इंसान के हौसले और कुदरत के एक खौफनाक रहस्य के बीच की जंग की। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन कोई शेर या चीता नहीं, बल्कि खुद वो जमीन थी जिस पर वो खड़ा था। तो दोस्तों, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस जगह जाने वाले हैं जहां परिंदे भी उड़ने से डरते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है आर्यन। आर्यन कोई आम लड़का नहीं था। 30 साल की उम्र में वो एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर रह चुका था और अब इंटरनेट का एक मशहूर सर्वाइवल एक्सपर्ट था। आर्यन के लिए डर शब्द का कोई मतलब नहीं था। उसने अमेज़न के गहरे जंगलों में रातें बिताई थीं, सहारा के रेगिस्तान में बिना पानी के सरवाइव किया था। उसके लिए सर्वाइवल सिर्फ एक खेल था, और वो इस खेल का पक्का खिलाड़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को अपनी ताकत पर घमंड होने लगता है, तो कुदरत उसका इम्तिहान लेने के लिए कुछ ऐसा सामने ला खड़ा करती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। आर्यन के साथ भी यही हुआ। इंटरनेट पर उसने एक पुराने आर्टिकल में काला पानी नाम के एक वीरान टापू के बारे में पढ़ा। आर्टिकल में लिखा था कि 1924 में एक रिसर्च टीम वहां गई थी और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके बाद से स्थानीय मछुआरे उस तरफ अपनी नाव लेकर जाना तो दूर, उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। आर्यन के लिए यह चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण था, एक चुनौती थी। उसने ठान लिया कि वो वहां जाएगा और दुनिया को साबित करेगा कि भूत, प्रेत या शाप जैसी बातें सिर्फ कहानियां होती हैं। उसने अपनी तैयारी शुरू की। बेस्ट जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट फोन, राशन और आधुनिक हथियार। वो पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस दुश्मन से वो लड़ने जा रहा है, उस पर हथियारों का कोई असर नहीं होता। सफर की शुरुआत हुई एक छोटे से तटीय गांव से। आर्यन ने वहां के एक बूढ़े नाविक को भारी पैसे देकर अपनी नाव ले जाने के लिए मनाया, लेकिन जैसे जैसे उनकी नाव उस टापू के करीब पहुंच रही थी, मौसम बदलने लगा। आसमान, जो सुबह तक साफ नीला था, अब गहरा स्लेटी हो चुका था। समुद्र की लहरें, जो शांत थीं, अब बेचैन होकर नाव से टकरा रही थीं। टापू से लगभग 3 किलोमीटर दूर नाविक ने इंजन बंद कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से सामने कोहरे में लिपटे हुए उस काले टापू की तरफ इशारा किया और कहा, साहब, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बाप दादा कहते थे कि उस टापू के आसपास का पानी भी शापित है। अगर आपको जाना है तो अपनी छोटी डिंगी लेकर जाइए। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, सिर्फ 24 घंटे। अगर कल शाम तक आप नहीं लौटे तो मैं मान लूंगा कि टापू ने अपनी कीमत वसूल कर ली है। आर्यन हंसा। उसे उस बूढ़े की बातें अंधविश्वास लगी। उसने अपना बैग उठाया, कैमरा ऑन किया और रबर की छोटी नाव लेकर अकेले ही उस घने कोहरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही आर्यन की नाव ने उस टापू की रेत को छुआ, उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। आमतौर पर जब आप किसी जंगल या द्वीप पर जाते हैं तो वहां एक शोर होता है, हवा चलने की आवाज, लहरों का किनारों से टकराना, कीड़े मकोड़ों की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन यहाँ एक मृत सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। वहां कोई पक्षी नहीं था। पेड़ थे, लेकिन वो हवा से नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा टापू सांस रोककर आर्यन का ही इंतजार कर रहा था। आर्यन ने कैमरे पर अपना इंट्रो रिकॉर्ड किया, बड़े जोश के साथ। उसने कहा, देखो दोस्तों, ये है वो जगह जिसे लोग शापित कहते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय सन्नाटे के। लेकिन बोलते बोलते उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी जीपीएस वॉच पर पड़ी। स्क्रीन पर नॉर्थ साउथ की दिशा दिखाने वाला कांटा पागनों की तरह गोल गोल घूम रहा था। सैटेलाइट फोन में कोई सिग्नल नहीं था। टेक्नोलॉजी ने उसी पल दम तोड़ दिया था। अब आर्यन के पास सिर्फ उसका अनुभव था। उसने टापू के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो घने पेड़ों के बीच घुसता गया, उसे महसूस हुआ कि वहां का तापमान बाहर के मुकाबले बहुत कम था। एक अजीब सी ठंड थी
जो कपड़ों के आर पार जाकर सीधे हड्डियों में उतर रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां के पेड़ वो सामान्य नहीं थे। उनके तने काले पड़े हुए थे और उनकी डालियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो। चलते चलते आर्यन का पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर झाड़ियां हटाईं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक जंग लगा हुआ लोहे का हेलमेट पड़ा था और उसके पास एक पुराना सड़ा हुआ चमड़े का बैग। ये 1924 की उस गायब हुई टीम का सामान था। आर्यन ने बैग खोला। कपड़े गल चुके थे, लेकिन एक डायरी जो लेदर के कवर में थी वो थोड़ी सुरक्षित थी। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटे। स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ लाइनें साफ थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये जगह हमें देख रही है। ये हवा नहीं है, ये किसी की सांसें हैं। हम वापस नहीं जा सकते। रास्ता बदल गया है। रास्ता बदल गया है? आर्यन ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? टापू का रास्ता कैसे बदल सकता है? उसे लगा शायद उन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। उसने डायरी अपने बैग में रखी और आगे बढ़ा। शाम होने वाली थी और उसे रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। उसने एक ऊंची चट्टान के नीचे अपना टेंट लगाया, आग जलाई और खाने का पैकेट खोला। अंधेरा होते ही वो अजीब सा सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, सरसराहट, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और रोशनी घुमाई। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज, इस बार टेंट के ठीक पीछे से। आर्यन ने चाकू निकाला और बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था, न ही किसी जानवर के पंजों के निशान थे। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे अंधेरे में जंगल के पेड़ों के बीच से सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। ये उसका वहम नहीं था, ये एक बहुत ही प्रबल भावना थी जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। आर्यन वापस टेंट में गया, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। रात के करीब 2 बजे आर्यन को एक आवाज सुनाई दी। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट। वो आवाज उसकी मातृभाषा में नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो समझ पा रहा था कि वो क्या कह रही है। आवाज कह रही थी, तुम यहां क्यों आए? आर्यन को लगा शायद थकान की वजह से उसे मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन हो रहा है। वो पानी पीने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाई, उसने देखा कि उसका हाथ कांप रहा है। वो एक्स स्पेशल फोर्सेस का जवान, जिसका हाथ गोली चलाते वक्त भी नहीं हिलता था, आज पानी पीते वक्त कांप रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आर्यन ने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा दिन पहले दिन से भी ज्यादा भयानक साबित होने वाला था। जब आर्यन अपने टेंट से बाहर निकला तो वो हैरान रह गया। जिस रास्ते से वो कल आया था, वो रास्ता वहां था ही नहीं। जहां कल झाड़ियां थीं, वहां आज घने पेड़ थे। जहां कल खुला मैदान था, वहां आज बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी थीं। उसे डायरी की वो बात याद आ गई। रास्ता बदल गया है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना कंपास निकाला, लेकिन सुई अभी भी पागलों की तरह नाच रही थी। उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़ है, जो न केवल मशीनों को खराब कर रहा है, बल्कि इंसान के दिमाग के साथ भी खेल रहा है। उसे वापस समुद्र तट यानी बीच पर जाना था, लेकिन वो जिस दिशा में भी जाता, घूम फिरकर वापस उसी चट्टान के पास आ जाता जहां उसने टेंट लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टापू उसे जाने नहीं देना चाहता। वो एक भूल भुलैया में फंस चुका था। दोपहर होते होते आर्यन को प्यास लगने लगी। उसकी पानी की बोतलें खाली हो चुकी थीं। उसे पानी का स्रोत ढूंढना था। चलते चलते उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी साफ दिख रहा था। उसने झुककर चुल्लू भर पानी पिया, लेकिन पानी मुंह में जाते ही उसने थूक दिया। वो पानी मीठा या खारा नहीं था। उसका स्वाद तांबे यानी कॉपर जैसा था, खून जैसा। आर्यन घबराकर पीछे हटा। जब उसने ध्यान से पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन पानी में दिख रही उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि आर्यन के चेहरे पर डर था। वो चिल्लाते हुए वहां से भागा। अब उसका संयम टूट रहा था। वो जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। मुझे बाहर निकालो, वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में जंगल ने उसकी ही आवाज को दोहराया, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और फिर वो गूंज हंसी में बदल गई। शाम फिर से ढल रही थी। आर्यन जानता था कि अगर वो आज रात यहां रुका तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा।
उसे याद आया कि वो नाविक 24 घंटे इंतजार करने वाला था। उसे किसी भी हाल में तट तक पहुंचना था। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को याद किया। पैनिक मत करो, ऑब्जर्व करो। उसने ध्यान से सूरज की स्थिति को देखा। भले ही कंपास काम नहीं कर रहा था, लेकिन सूरज अभी भी पश्चिम में डूब रहा था। उसे पश्चिम की तरफ जाना था। वो भागने लगा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे उसके शरीर को छील रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और अब उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। इस बार ये सरसराहट नहीं थी, ये भारी कदमों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसका पीछा कर रही हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि अगर उसने पीछे देखा तो वो डर के मारे जम जाएगा। उसके कानों में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। कभी उसकी माँ की आवाज, कभी उसके पुराने दोस्तों की आवाज जो उसे रुकने के लिए कह रहे थे। रुक जाओ आर्यन, यही रह जाओ। नहीं, आर्यन चिल्लाया और पूरी ताकत से दौड़ा। सामने उसे पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। समुद्र, वो किनारा था। उसने अपनी रबर की डिंगी को देखा जो अभी भी रेत पर पड़ी थी, लेकिन उसके और नाव के बीच में धुंध का एक काला साया खड़ा था। वो कोई ठोस चीज नहीं थी, बल्कि धुंध से बनी एक आकृति थी जिसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। आर्यन के पास फ्लेयर गन थी। उसने कांपते हाथों से गन निकाली और उस साये की तरफ तान दी। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने ट्रिगर दबाया। एक लाल रोशनी का गोला उस साये के आर पार निकल गया। साये पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस तेज रोशनी की वजह से आर्यन को कुछ सेकंड का मौका मिल गया। वो साये के बगल से निकलकर अपनी नाव की तरफ कूदा। उसने नाव को पानी में धकेला। लहरें बहुत तेज थीं। वो किसी तरह नाव में चढ़ा और चप्पू चलाने लगा। वो जितनी तेज चप्पू चला रहा था, टापू उसे अपनी तरफ खींच रहा था। पानी के नीचे से उसे काले हाथ जैसे आकार दिखाई दे रहे थे जो उसकी नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी मांसपेशियां दुख रही थीं, फेफड़े जल रहे थे। करीब आधे घंटे की अंधी मेहनत के बाद वो उस घनी धुंध के घेरे से बाहर निकल आया। अचानक हवा बदल गई। ठंडी, सड़ी हुई हवा की जगह ताजी समुद्री हवा ने ले ली। सामने दूर उसे उस बूढ़े नाविक की नाव की बत्ती दिखाई दी। जब आर्यन उस बड़ी नाव पर चढ़ा तो वो बुरी तरह कांप रहा था। नाविक ने उसे कंबल ओढ़ाया और बिना कुछ पूछे तेजी से नाव को वहां से दूर ले गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो टापू अभी भी कोहरे में लिपटा हुआ था, शांत और स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन वापस तो आ गया, लेकिन वो पूरी तरह कुडंट लौटा। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे डिहाइड्रेशन और शॉक लगा है, लेकिन आर्यन जानता था कि ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जब वो अंधेरे कमरे में अकेला होता है तो उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। आज भी जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसे लगता है कि परछाई उसे घूर रही है। उसने उस टापू पर अपना कैमरा खो दिया था, इसलिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर जो उसने बाद में लिखी, एक ही बात लिखी है। कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, उनसे दूर रहने के लिए होते हैं, क्योंकि जब आप रसातल में देखते हैं तो रसातल भी आप में देखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शापित टापू की। क्या आपको लगता है कि वो सब आर्यन का वहम था, या सच में उस जगह पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ से परे है? क्या आप ऐसी किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।